जब अकबर और बीरबल ने भेस बदलकर शहर का दौरा किया। एक दिन गर्मी की दोपहरी थी। लाल किले के बागों में अकबर बादशाह टहल रहे थे, लेकिन उनके मन में कोई बेचैनी थी। मौसम तो सुहाना था, लेकिन मन बेचैन। तभी उन्हें अपने प्रिय मित्र और सलाहकार बीरबल की याद आई। बीरबल, बादशाह ने जोर से पुकारा। कुछ ही देर में बीरबल मुस्कुराते हुए आए। हुजूर, क्या हुक्म है? बीरबल, मुझे जानना है कि मेरी प्रजा सच में कैसी है। क्या वे मुझसे खुश है? क्या वे ईमानदार है? क्या मेरे अफसर सही काम कर रहे हैं? बीरबल मुस्कुरा दिए। महाराज, ये जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप भेस बदलकर शहर में घूमिए। अकबर की आंखों में चमक आ गई। तैयार हो जाओ बीरबल, आज रात हम दोनों आम लोगों के बीच रहेंगे, एकदम सादे भेष में। अगली रात अकबर ने एक व्यापारी का और बीरबल ने उसके नौकर का भेष धारण किया। दोनों गले में पोटली लटकाए, मैले कुर्ते पहने शहर की गलियों में निकल पड़े। शहर की हवा में गर्मी और हलचल थी। कहीं भिश्ती पानी बेच रहे थे, कहीं जुलाहे कपड़ा बुन रहे थे। रास्तों में आम लोग अपने अपने दुख सुख की बातें कर रहे थे। सबसे पहले वे पहुंचे बाजार में। बाजार का हाल। अरे ओ मियां, ये तराजू तेरा ठीक नहीं लग रहा, अकबर ने एक बनिए से कहा। बनिया बोला, क्या बात करते हो हुजूर, मेरे तराजू से तो खुद कुदरत भी वजन तोले। बीरबल मुस्कुराया और बोला, तो फिर इसमें ये लोहे का टुकड़ा क्यों लटक रहा है? बनिए के चेहरा उतर गया। लोगों की भीड़ लग गई। बनिए ने बहाना बनाया, वो तो पुरानी बात है। बीरबल ने भीड़ से कहा, सोचो, जब बादशाह आप लोगों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं, तब अगर तुम ही ऐसा करोगे तो क्या होगा? लोगों ने बनिए को डांटा और बनिए ने गलती मानी। रात को अकबर और बीरबल ने एक गरीब बढ़ी के घर में शरण ली। वो उन्हें पहचान नहीं पाया। भाइयों, खाने को कुछ नहीं है, मगर 2 सूखी रोटियां हैं, ले लो, मेहमान हो। बीरबल ने धीरे से अकबर की ओर देखा। अकबर की आंखें नम थी। बढ़ी बोला, हम गरीब हैं, मगर खुददार हैं। खुद खाते हैं, मेहनत करते हैं, किसी से चोरी नहीं करते। अकबर को लगा जैसे वो किसी बड़े ज्ञानी से मिल रहे हों। सुबह सवेरे सरकारी दफ्तर। अगले दिन वे एक सरकारी दफ्तर गए। वहां एक अफसर रिश्वत लेकर लोगों के काम कर रहा था। मियां, मेरे कागज कब तक बनेंगे? एक बुजुर्ग ने पूछा। अफसर बोला, पहले चाय का खर्चा निकालो। बीरबल ने अकबर की तरफ देखा। अकबर का चेहरा सख्त हो गया। बीरबल ने कहा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा वेतन तो बादशाह देता है। अफसर गरजते हुए बोला, तू कौन होता है पूछने वाला? अकबर ने आवाज बदली, मैं ही हूं वो जो तुम्हें वेतन देता है, अकबर बादशाह। अफसर की तो हालत खराब हो गई। वो थर-थर कांपने लगा। बीरबल ने सैनिकों को बुलवाया और कहा, इसे पकड़ो, अब ये जनता की अदालत में पेश होगा। अकबर ने आम जनता को बुलाकर उसी चौक पर अफसर का फैसला कराया। लोगों ने खुलकर अपनी बातें कहीं। किसी ने सड़क की हालत की शिकायत की, किसी ने स्कूल के मास्टर की लापरवाही की। अकबर ने सब सुना और निर्णय दिया, आज से हर हफ्ते दरबार आम जनता के लिए खुलेगा। अफसरों पर कड़ी नजर रखी जाएगी और जो जनता से अन्याय करेगा वो दरबार से बाहर होगा। लोगों ने जहांपनाह जिंदाबाद के नारे लगाए। रात को जब अकबर और बीरबल महल लौटे तो अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने मुझे असली भारत दिखाया, झूठ, फरेब और ईमानदारी तीनों। आज मैं और भी अच्छा बादशाह बनूंगा। बीरबल मुस्कुरा कर बोले, हुजूर, जब राजा खुद जमीन पर उतरता है तो प्रजा खुद ब खुद संवर जाती है। सीख, मोरल, एक सच्चा शासक वही होता है जो अपनी प्रजा के बीच जाकर उनके सुख दुख को समझे, और जब न्याय की बुनियाद ईमानदारी से रखी जाती है तभी एक समृद्ध राष्ट्र बनता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की विनम्रता ने दिखा दिया कि शासक और जनता के बीच भरोसे की डोर सबसे मजबूत होती है। जब बीरबल ने दरबार को एक खेल में बदल दिया
और सच बाहर आया। शांत दोपहर थी। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और दरबारियों की लाइन में एक हलचल सी थी। अचानक दरबार में एक अजीब किस्म की शिकायत लेकर एक बुजुर्ग व्यक्ति आया। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी, आंखों में आंसू थे और कपड़े पुराने और फटे हुए। जहां पनाह, उसने कांपती आवाज में कहा, मैं एक साधारण किसान हूं। मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी की शादी अच्छे घर में हो। मैंने अपने जीवन भर की कमाई एक सेठ को ब्याज पर दी, इस शर्त पर कि वो 3 महीने में लौटा देगा। लेकिन अब वो सेठ मुकर रहा है, कहता है कि मैंने कभी उसे कोई पैसा नहीं दिया। अकबर ने गुस्से में कहा, इतनी बड़ी बेईमानी। किसका नाम है? सेठ धनराज, बुजुर्ग ने कहा। अकबर ने तुरंत सैनिकों को सेठ को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में मोटा सा बेशकीमती कपड़े पहने सेठ धनराज दरबार में हाजिर हुआ। जहां पनाह, ये सब झूठ है। धनराज बोला, इसने मुझे कोई पैसा नहीं दिया। ये तो पागल हो गया है, बूढ़ा है, भूल गया होगा। अब मामला पेचीदा हो गया था। एक और बूढ़ा किसान था जिसकी आंखों में सच्चाई दिखती थी, और दूसरी ओर सेठ था जिसकी चालाकी चेहरे से झलकती थी, लेकिन कोई गवाह या लिखित सबूत नहीं था। बादशाह सोच में पड़ गए और फिर उनकी नजर बीरबल पर गई, जो एक कोने में बैठकर मुस्कुरा रहा था। बीरबल, इस झगड़े का हल निकालो, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बार कुछ अलग हो, कुछ ऐसा जिसमें सबक भी हो और मजा भी। बीरबल खड़ा हुआ और बोला, हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं इस पूरे दरबार को एक खेल बना दूं, और इसी खेल में सच्चाई सामने आएगी। अकबर ने हंसते हुए कहा, खेल? अच्छा, दरबार में मजा आएगा। शुरू करो। बीरबल ने सब दरबारियों को एक एक करके बुलाया और कहा, आज से हमारा दरबार एक मंच है और हम सब इसके कलाकार। उसने दरबारियों को अलग अलग किरदार दिए। किसी को गांव का सरपंच, किसी को व्यापारी, किसी को मजदूर, किसी को भिक्षु, और सबसे मजेदार बात, खुद बीरबल ने अकबर को बना दिया एक न्यायाधीश बंदर। मैं बंदर? अकबर हंसते हुए बोले, जी जहांपनाह। बीरबल बोला, आप आज बंदरराज न्यायनंद होंगे, जो सिर्फ सच्ची बात सुनते हैं और झूठ पर नाराज हो जाते हैं। अकबर ने यह सोचकर हामी भर दी कि मजा आएगा। अब बीरबल ने सेठ और किसान को आमने सामने बिठाया और बोला, अब हम एक खेल खेलेंगे। इसमें हर कोई अपनी भूमिका निभाएगा, लेकिन जो झूठ बोलेगा उसे बंदरराज की पूंछ पकड़कर नाचना होगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल ने पहले किसान से कहा, तुमने सेठ को कितनी रकम दी और कैसे दी? किसान ने बताया, मैंने उसे 500 सोने की मुद्राएं एक कपड़े की थैली में दी थी, अपने खेत के कुएं के पास। सेठ हंस पड़ा, ये तो पागल है, खेत में पैसे देने कौन जाता है? बीरबल ने दरबारियों को बुलाकर सेठ के घर का नकली सेट बनवाया, कुएं का भी, और सब पात्र उस नाटक में लग गए। फिर बीरबल बोला, अब खेल में हम एक जादुई तोता लाते हैं जो झूठ पर चीखता है। बीरबल ने एक पिंजरे में बैठा तोता रखा और कहा, अब धनराज, तुम उस कुएं के पास जाओ और वहां जाकर चुपचाप तोते से बात करो। अगर तुमने झूठ बोला तो तोता चिल्लाएगा। सेठ डर गया, लेकिन भीड़ के सामने जाना पड़ा। वो कुएं के पास गया और जैसे ही वो झुका, बीरबल ने इशारा किया। एक गुप्त सैनिक जो तोते के पीछे छिपा था, उसने तोते को चिल्लाया, झूठ, झूठ। दरबार में शोर मच गया। सबने तालियां बजाई। सेठ चौंका। तू डर गया सेठ धनराज? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तोता झूठ बोल रहा है। सेठ बोला। बीरबल ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, तोता नहीं, तुम्हारा डर बोल रहा है। सच ये है कि तुम जानते थे कि कुएं के पास पैसे लिए थे और तुम्हें डर था कि तुम्हारे शब्दों से सच बाहर आ जाएगा। सेठ पसीने पसीने हो गया, लेकिन अकबर ने कहा, यह सब तो एक खेल था, असली सबूत कहाँ है? अब बीरबल ने एक नया खेल शुरू किया।
उसने सेठ और किसान को एक एक मिट्टी का गमला दिया और कहा, दोनों इसमें एक ही बीज बोइए और 7 दिन बाद देखेंगे कि किसकी मिट्टी सच्चाई के साथ है। दोनों को बीज दिया गया और उन्हें विदा किया गया। 7 दिन बाद किसान का पौधा निकल आया था, हरा भरा। सेठ का गमला सूखा था। बीरबल ने हंसते हुए कहा, सेठ जी, मैं जानता था आप डरकर बीज उबाल देंगे ताकि वो न उगे, क्योंकि आपने सोचा कि ये बीज कुछ जादुई है जो आपके झूठ को जान लेगा। दरबार फिर हंसी से गूंज गया। धनराज घबरा गया और जमीन पर गिरकर बोला, माफ कीजिए बीरबल जी, मैंने झूठ बोला था। मुझे डर था कि अगर मैं पैसा लौटाऊंगा तो बाकी कर्जदार भी मांग करेंगे, लेकिन अब मैं सब लौटा दूंगा। बीरबल, तुमने न केवल सच बाहर निकाला बल्कि दरबार को शिक्षा भी दी कि कैसे एक खेल में भी न्याय छिपा हो सकता है। बीरबल मुस्कराया, जहां पनाह, कभी कभी न्याय तलवार से नहीं, हंसी से भी हो सकता है। सीख, सच चाहे जितना भी छिपाया जाए, वो हंसी और बुद्धि के खेल में भी सामने आ ही जाता है। और झूठ, चाहे जितना भी सजा संवारा जाए, एक दिन जादुई तोते या उबले बीज से हार ही जाता है। अकबर और दरबार का उल्टा दिन, जहां हर नियम को पलटकर देखा गया। मुगल दरबार का हर दिन एक जैसे अनुशासन, नियम और व्यवस्था में बीतता था। राजा अकबर का दरबार भारत भर में अपनी न्यायप्रियता और समझदारी के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन एक दिन अकबर के मन में एक विचित्र विचार आया, अगर एक दिन के लिए सब कुछ उल्टा कर दिया जाए तो क्या होगा? और बस वही विचार बन गया दरबार की सबसे मजेदार, सबसे अजीब और सबसे चौंकाने वाली घटना का कारण। अकबर सुबह सुबह उदास से नजर आ रहे थे। बीरबल ने पूछा, जहां पनाह, आप कुछ चिंतित लगते हैं। अकबर बोले, बीरबल, रोज एक जैसा दरबार, एक जैसी अर्जिया, एक जैसे निर्णय, कुछ नया हो तो मजा आए। बीरबल मुस्कराए, तो आज कुछ अलग कर ही लीजिए। तभी अकबर ने पूरी सभा को चौंकाते हुए घोषणा कर दी, कल दरबार में होगा उल्टा दिन। हर नियम, हर पद, हर आदेश, सब उल्टा होगा। मंत्री दरबारी बनेंगे, रक्षक अभियुक्त, अमीर भिखारी और मैं आम नागरिक। सब चौंक गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि बादशाह ऐसा कह सकते हैं। अगले दिन सुबह से ही माहौल बदला बदला था। राजमहल के बाहर एक मजेदार बोर्ड लटक रहा था, स्वागत है उल्टा दरबार में, जो जैसा है आज वैसा नहीं रहेगा। सेनापति को पहना दी गई थी भिखारी की चादर, रसोइये को दे दी गई थी सैनिकों की तलवार, और सबसे मजेदार, खुद बीरबल को बना दिया गया था राजा अकबर, जबकि अकबर आम नागरिक बने एक कोने में खड़े मुस्करा रहे थे। राजा बीरबल के पास लोग उल्टी सीधी अर्जियां लेकर आ रहे थे। एक आदमी बोला, महाराज, मेरी पत्नी मुझे रोज सुनाती है, आज उसे सजा दी जाए। बीरबल बोले, उल्टा दिन है ना, आज तुम उसे सोने की चूड़ियां पहनाओ और उसके पैर दबाओ। दूसरा आदमी बोला, महाराज, मेरा पड़ोसी मेरा खेत जोत रहा है। बीरबल मुस्कराए, आज उल्टा दिन है, तुम जाओ और उसके घर झाड़ू लगाओ। पूरा दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज रहा था। एक आम आदमी बनकर अकबर खुद सामने आए और बोले, महाराज बीरबल, मेरी बीवी मुझसे राजसी व्यवहार करती है, मुझे झाड़ू लगवाती है, बर्तन मंगवाती है। बीरबल ने गंभीरता से सिर हिलाया, फिर बोले, आज उल्टा दिन है जहांपनाह, जाओ और उसे गद्दी पर बैठाओ, खुद पंखा झलाओ। दरबारियों को तब जाकर समझ आया कि बीरबल उन्हें दर्पण दिखा रहे हैं। इस दिन में छिपा था गहरा व्यंग्य और सीख। एक विद्वान पंडित बोला, महाराज, मैं आज मूर्ख बन गया हूं, मुझे शर्म आती है। बीरबल ने कहा, तो चलिए, आज आप ही मूर्खों की सभा के अध्यक्ष बनिए। दूसरी ओर एक नाचने वाली आई और बोली, मैं आज विद्वान बनना चाहती हूं। बीरबल ने उससे पूछा, क्या तुम किसी को कुछ सिखा सकती हो? वो बोली, हां,
सबसे पहले लोगों को हंसना सिखा सकती हूं। बीरबल बोले, तो आज तुम हो सबसे बड़ी गुरु। तभी एक दरबारी बोला, महाराज, बीरबल ही उल्टा दिन लाए हैं, इनकी सजा होनी चाहिए। अकबर भी जोश में बोले, हां, उल्टा दिन है तो राजा को सजा दो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आज का राजा कौन है? सब बोले, आप। बीरबल बोले, तो फिर मैं खुद को आदेश देता हूं। 1 हफ्ते की छुट्टी, कोई सजा नहीं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। दिन के अंत में बीरबल ने सबको इकट्ठा किया और बोला, आज आपने महसूस किया होगा कि अगर व्यवस्था उल्टी हो जाए तो क्या हाल होता है। हर किसी का पद और कर्तव्य जरूरी है। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, बीरबल, आज मैंने खुद अनुभव किया कि नियमों का महत्व क्या होता है, और ये भी कि कभी कभी उन्हें पलटकर देखने से हम ज्यादा समझदार बनते हैं। अकबर ने घोषणा की, हर साल एक दिन दरबार में उल्टा दिन मनाया जाएगा, ताकि हम अपनी जिम्मेदारियों को न भूलें और दूसरों की जगह खुद को रखकर सोच सकें। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, उल्टा दिन ही हमें सीधा सोचने की सीख देता है। मोरल, सीख, जब हम अपने स्थान से हटकर दूसरों की स्थिति में खुद को रखते हैं, तब असली समझ पैदा होती है। हर व्यवस्था जरूरी होती है, लेकिन कभी कभी उसे पलटकर देखने से गहराई मिलती है, और हंसी मजाक के बीच छिपी होती है सबसे बड़ी सीख। जब एक मूर्तिकार ने बीरबल को चुनौती दी और दरबार सन्न रह गया। अकबर का दरबार चहल पहल से भरा था। न्याय, बुद्धि और कलाओं का अद्भुत संगम उस राज दरबार में रोज दिखाई देता था। पर एक दिन वहां आ गया एक घमंडी मूर्तिकार, जिसने खुले दरबार में बीरबल की बुद्धि को चुनौती दे दी। क्या बीरबल ने हार मान ली, या फिर इस बार भी उसकी चालाकी ने सबको चौंका दिया? एक सुबह जब दरबार में रोज की कार्यवाही चल रही थी, तभी एक लंबे, दुबले और घमंड से भरे चेहरे वाला व्यक्ति दरबार में आया। उसके पीछे उसके सेवक थे, जो बड़े बड़े कपड़ों में लिपटी कुछ वस्तुएं लेकर आ रहे थे। सबकी नजरें उसी पर टिक गई। वो व्यक्ति बोला, जहां पनाह, मैं हूं शिल्पाचार्य वल्लभ, भारत का सबसे महान मूर्तिकार। मेरी मूर्तियां केवल पत्थर नहीं, आत्मा की आवाज है। अकबर मुस्कुराए, तो बताइए, दरबार में कैसे पधारे? वल्लभ बोला, मैं बीरबल की बुद्धि की बहुत चर्चा सुन चुका हूं, पर एक मूर्तिकार की चाल को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। मैं 3 मूर्तियां लेकर आया हूं। उनमें से एक है जीवित मनुष्य की प्रतिकृति और 2 है सिर्फ पत्थर की ठोस मूर्तियां। अगर बीरबल इनमें से असली इंसान की पहचान कर ले तो मैं उसकी बुद्धि मान लूंगा, लेकिन अगर वो असफल हुआ तो दरबार को स्वीकारना होगा कि कला बुद्धि से ऊपर है। पूरा दरबार सन्न। चुनौती सीधी थी, बीरबल की प्रतिष्ठा दांव पर थी। बीरबल मुस्कुराया, सिर झुकाकर बोला, आपकी चुनौती स्वीकार है, लेकिन एक शर्त है, मैं तीनों को एकांत में देखूंगा। मूर्तिकार ने सहमति में सिर हिलाया। तीनों मूर्तियां एक पर्दे से ढकी गई और बीरबल उन्हें देखने अंदर गए। पर्दा गिरते ही बीरबल ने देखा, 3 मूर्तियां सामने थी, एक जैसी दिखने वाली। उनके कपड़े, चेहरा, आंखें सब समान। कोई भी बता नहीं सकता कि इनमें से असली कौन है, लेकिन बीरबल चुपचाप एक मोमबत्ती जलाकर उनके पास गया। उसने तीनों के पैरों के नीचे धीरे से गर्म मोम टपकाया। पहली मूर्ति, कोई प्रतिक्रिया नहीं। दूसरी मूर्ति, जरा सी भी हिलन नहीं। तीसरी मूर्ति के पैर जैसे ही मोम से छुए, वो हल्का सा कांप गई। बीरबल मुस्कुराया। बीरबल दरबार में लौटे और कहा, जहां पनाह, तीसरी मूर्ति असली मनुष्य है। अकबर ने पूछा, तुम इतने निश्चित कैसे हो? बीरबल बोला, मूर्तियां गर्म मोम का एहसास नहीं कर सकती, पर एक इंसान चाहे जितना भी खुद को नियंत्रित करे, तकलीफ में थोड़ा हिलेगा ही। घमंडी मूर्तिकार दंग रह गया। पर्दा हटाया गया। तीसरी मूर्ति सचमुच उसका एक प्रशिक्षित शिष्य था,
जिसे उसने बहुत अभ्यास करवाकर भेजा था। दरबार जोर जोर से हंस पड़ा। बीरबल की जीत हुई, लेकिन वल्लभ हार मानने वाला नहीं था। उसने कहा, ठीक है बीरबल, एक आखिरी सवाल और। मेरे पास एक और प्रतिमा है, इसकी कीमत क्या होगी बताओ। सामने लाया गया एक सुंदर सोने जैसी चमक वाली मूर्ति, जिसमें हीरे एम्बेडेड थे। दरबार के मंत्री बोले, ये तो लाखों की होगी। पर बीरबल ने कुछ सेकंड तक मूर्ति को देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, इसकी कीमत मात्र 5 तांबे के सिक्के। सारे मंत्री हंस पड़े। मूर्तिकार का चेहरा लाल हो गया। क्या मजाक है, इतनी सुंदर मूर्ति और इतनी घटिया कीमत। बीरबल बोला, इस मूर्ति की आंखें इतनी काली है कि ये किसी की नजर में नहीं देखती। इसका चेहरा मुस्कुराता है, लेकिन होठों में घमंड है। ये कला दिखा सकती है, पर आत्मा नहीं रखती। और असली मूल्य आत्मा का होता है, पत्थर का नहीं। अकबर ने ताली बजाई। बीरबल, तुमने न केवल उसकी मूर्तियां परखीं, बल्कि उसकी आत्मा भी। मूर्तिकार वल्लभ धीरे धीरे आगे बढ़ा, अपने घमंड को पी गया और बोला, बीरबल जी, मैं हार गया। आपने साबित कर दिया कि बुद्धि केवल किताबों और कला से नहीं आती, वो भीतर से आती है। बीरबल मुस्कराया, और कलाकार वही है जो सच्चाई को मूर्त रूप दे, न कि भ्रम को। अकबर ने वल्लभ को इनाम दिया, पर बीरबल को राज्य का बौद्धिक रत्न घोषित कर दिया। दरबार के बाहर वही 3 मूर्तियां अब आम जनता के लिए प्रदर्शनी में रख दी गई, और साथ में लिखा गया एक वाक्य, जो सच को पहचान सके वही असली कलाकार होता है। सीख, मोरल, बुद्धि और संवेदना दोनों जब साथ हों, तभी सच्चाई को समझा जा सकता है। बाहरी रूप हमेशा सही नहीं बताते, असली पहचान अंदर छुपी होती है। बीरबल और कंजूस सेठ दान का गजब खेल। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में दरबारी मामलों की सुनवाई कर रहे थे। अचानक एक दरबारी ने झुककर कहा, हुजूर, नगर में एक बड़ा ही धनवान सेठ रहता है, सेठ हरिराम लाल। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा है उसका कंजूसपन। अकबर ने चौंक कर पूछा, धनवान होकर भी कंजूस? ये तो अजीब बात है। दूसरा दरबारी बोला, जहांपनाह, नगर में कई मंदिर, धर्मशाला और अनाथालय बने, लेकिन उसने कभी एक तिनका तक दान नहीं दिया। तीसरा बोला, यहां तक कि वो अपने नौकरों को भी तनख्वाह कम देता है और खाने को बासी रोटियां। अकबर की भौहें तंग गई। अगर इतना धन उसके पास है, तो प्रजा की भलाई में उसका उपयोग क्यों नहीं? बीरबल, इस पर कुछ किया जाए। बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, सेठ हरिरामलाल का इलाज मेरे पास है, लेकिन इसके लिए थोड़ा नाटक करना पड़ेगा। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, जब तुम नाटक करते हो तो पूरा नगर हंसता है, शुरू करो। बीरबल ने उसी शाम नगर में यह खबर फैला दी कि राजमहल में एक ऐसा चमत्कारी साधु आया है जो भविष्य बताता है और जिनके पास अपार धन आता है। नगरवासी लाइन लगाकर दर्शन करने आने लगे। फिर बीरबल ने राजमहल में एक नकली साधु बनाकर बिठा दिया। असल में वो उनका ही एक साथी था, जिसे खास तरीके से ट्रेन किया गया। बीरबल ने खुद जाकर सेठ हरिरामलाल को बुलवाया और कहा, सेठ जी, आपने जितना कमाया है वो सब चुटकियों में डूब सकता है, लेकिन इस चमत्कारी साधु के पास एक उपाय है। सेठ चौंक गया, क्या उपाय? बीरबल गंभीर आवाज में बोला, साधु बाबा कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कम से कम 100 स्वर्ण मुद्राएं दान करेगा, उसका धन कई गुना बढ़ेगा। जो नहीं करेगा, उसकी संपत्ति खत्म हो जाएगी। सेठ की आंखें सिकुड़ गई। बाबा जादूगर तो नहीं? बीरबल बोला, उन्हें देखकर नगर के कई लोग अमीर हो गए। सेठ की स्वाभाविक कंजूसी और लालच के बीच टकराव शुरू हो गया। एक ओर वो धन खोने से डरता था, दूसरी ओर 100 स्वर्ण मुद्राएं देने की बात सुनकर उसके प्राण कांप उठते थे। इसी दौरान बीरबल ने नगर में एक और अफवाह फैलवा दी। जिसने बाबा को दान नहीं दिया, उसका व्यापार डूब गया। चौक वाले सेठ का गोदाम जल गया। हर दिन नए किस्से सेठ
हरिरामलाल के कानों तक पहुंचते सेठ का मन विचलित होने लगा। और तभी एक रात सेठ ने सपना देखा कि उसका पूरा खजाना चूहों ने खा लिया है और वो भीख मांग रहा है। सुबह उठते ही पसीने पसीने वो तुरंत दौड़कर बीरबल के पास आया। मुझे बाबा से मिलना है, मुझे दान करना है। बीरबल मुस्कुराया, अरे सेठ जी, अब समझदारी आ गई। चलिए, साधु बने कलाकार ने गंभीर स्वर में कहा। सेठ, तुम्हारा धन गंगा में बहने को है, लेकिन एक उपाय है। तुरंत 100 स्वर्ण मुद्राएं अनाथ बच्चों के लिए दान करो, तभी बचेगा सब। सेठ ने कांपते हाथों से मुहरों की थैली थमाई, लेकिन वो धीरे धीरे बोल उठा, ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम नहीं चलेगा? साधु ने आंखें तरेर ली, दान भी मोलभाव से? धन्य हो सेठ जी। बीरबल ने तपाक से बीच में कहा, बाबा, लगता है इनका सपना अधूरा था, अगली रात पूरा होगा। सेठ डर से कांप गया, नहीं नहीं, लीजिए, पूरे 100 ही तो है, आप गिन लीजिए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, अब समझे कि दान से धन घटता नहीं, बढ़ता है। बीरबल ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि सेठ हरिरामलाल ने अनाथ बच्चों के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं दान की है। हर गली में सेठ की जय जयकार होने लगी। बच्चे सेठ को फूल देकर धन्यवाद कहने आए। अगले दिन नगर के प्रसिद्ध व्यापारी भी सेठ के घर आए और बोले, सेठ जी, आपको देखकर हम सबको प्रेरणा मिली है, अब हम भी दान करेंगे। सेठ की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी कंजूसी को हराने के लिए बस थोड़ा डर और थोड़ा सम्मान दिखाना पड़ता है। कुछ महीनों बाद बीरबल ने असली कहानी सेठ को बताई कि वो साधु नकली था। सपने और अफवाहें बीरबल की योजना का हिस्सा थी। सेठ पहले तो शर्मिंदा हुआ, फिर हंस पड़ा, मुझे डरा कर ही सही, आपने मुझसे भला काम करवा ही लिया। अब मैं सच में दान करूंगा, डर से नहीं, मन से। बीरबल बोला, अब आप सचमुच सेठ कहलाने योग्य बन गए हैं। सीख, दान केवल धन का नहीं, दिल का होता है, और जब बुद्धि से कोई काम कराया जाए तो सबसे बड़ा कंजूस भी दरियादिल बन सकता है। बीरबल और जादुई घड़े का रहस्य। अकबर के राज्य में इन दिनों एक अजीब सी चर्चा फैल रही थी। नगर के लोग कह रहे थे, बावली के पास एक जादुई घड़ा है जो रात में सोने की आवाज करता है, जो उसे छुएगा उसे अमूल्य खजाना मिलेगा। घड़ा बोलता है, चेतावनी देता है और कभी कभी हिलता भी है। कुछ लोग डर से दूर रहते और कुछ लालच में वहां जाने लगे। फिर एक दिन एक व्यापारी हाथ में चोट लेकर दरबार में पहुंचा। जहांपनाह, मैं उस जादुई घड़े के पास गया था, पर अचानक वहां से कोई चीज निकली और मेरे सिर पर वार किया। अकबर चौंक पड़े। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल, ये क्या हो रहा है? क्या सचमुच कोई जादुई घड़ा है? बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, जहां जादू की बात हो वहां भ्रम और लालच जरूर होगा। मैं इसकी तह तक जाऊंगा। रात को बीरबल साधारण कपड़ों में बावली के पास पहुंचे। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा। एक कोने में एक पुराना घड़ा पड़ा था जो आधा जमीन में गड़ा हुआ था। बीरबल धीरे से पास पहुंचे और बैठ गए। कुछ देर बाद सच में घड़े से धीमी आवाजें आने लगी। झन झन, खन खन। बीरबल सतर्क हो गए। उसी क्षण झाड़ियों के पीछे कुछ सरसराहट हुई। बीरबल ने ध्यान से देखा। एक व्यक्ति छिपा बैठा था, घड़े में किसी पत्थर को रगड़ रहा था। बीरबल वापस महल लौट आए, लेकिन उन्हें समझ आ चुका था कि घड़ा केवल एक भ्रम है। अगली सुबह बीरबल दरबार में बोले, जहांपनाह, ये जादुई घड़ा वाकई खास है, पर इसकी शक्ति को समझने के लिए एक परीक्षा आवश्यक है। अकबर ने इजाजत दी। बीरबल ने घोषणा करवाई कि जो व्यक्ति इस जादुई घड़े में एक स्वर्ण मुद्रा डालेगा उसका धन 100 गुना बढ़ जाएगा। पूरा नगर उत्तेजित हो उठा। घड़े के पास बीरबल ने एक सिपाही तैनात किया जो हर आने वाले से स्वर्ण मुद्रा लेता और घड़े में डालता। घड़ा धीरे धीरे भरने लगा, लेकिन बीरबल जानबूझकर घड़े को रात में खाली करवा देते।
लोग अगले दिन देखते घड़ा फिर खाली है। लोग कहते जादू है। धन कहीं गया नहीं, बस बदल गया। जब हजारों स्वर्ण मुद्राएं जमा हो गई, तब बीरबल ने एक सभा बुलाई। अब समय आ गया है सच्चाई जानने का, उन्होंने कहा। बीरबल ने घड़े को दरबार में मंगवाया। फिर सबके सामने उसका निचला हिस्सा तोड़ दिया। घड़े के नीचे एक सुरंग थी। सुरंग में जाता रास्ता सीधा पुराने खंडहर तक जाता था। बीरबल बोले, यहां से कोई रात में आता था, घड़े को हिलाता था, आवाजें निकालता और घड़ा खाली कर देता। सभी लोग हैरान रह गए। ये तो धोखा हुआ। कई लोग चिल्लाए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, धोखा नहीं, लालच था। और जहां लालच होता है, वहां लोग बिना सोचे खुद फंस जाते हैं। बीरबल ने अपनी खोज जारी रखी और पाया कि यह पूरा जादुई खेल नगर के एक शातिर ठग्गा था, जो पहले मदारी का काम करता था। उसने ही इस अफवाह को फैलाया और घड़े के जरिए सोने की ठगी करने लगा। उसे दरबार में लाया गया। बीरबल बोले, इसने लोगों के लालच को जानकर उन्हें उल्लू बनाया और रातों रात अमीर बनने का सपना दिखाकर उनके जेब से धन निकाल लिया। अकबर ने कहा, इस अपराधी को ऐसी सजा दी जाए जिससे सबको सीख मिले। बीरबल ने सुझाव दिया, इसे नगर में हर दिन सत्य कथा सुनाने का काम दिया जाए, ताकि ये खुद अपनी चालों से सबको सिखाएं कि कैसे धोखा न खाएं। बीरबल ने उस घड़े को मरम्मत करवाकर नगर चौराहे पर रखवाया। उसके नीचे एक तख्ती लगवाई। इस घड़े ने सैकड़ों लोगों का धन निगल लिया। लेकिन दोष घड़े का नहीं, हमारे लालच का था। बच्चे बच्चे को यह किस्सा सुनाया जाने लगा और अब यह घड़ा बुद्धि का प्रतीक बन गया। सीख, मोरल, जो बिना मेहनत के धन चाहता है, वो धोखेबाजों का पहला शिकार बनता है। कभी कभी जादू नामक चीज केवल डर, भ्रम और लालच से पैदा होती है। बुद्धि, विवेक और सतर्कता ही असली चमत्कार है। सीख, मोरल जो सबसे जरूरी है, वो हमेशा हमारे पास होता है, बस हमें उसे समझना आना चाहिए। एक प्रश्न ने बदल दिया दरबार का रंग। एक सुबह अकबर दरबार में अपने सिंहासन पर बैठे थे। मौसम सुहावना था, पर उनका चेहरा गंभीर था। दरबारी जान नहीं पाए कि आज बादशाह इतने शांत क्यों हैं। तभी उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, हुक्म दीजिए। अकबर बोले, मैं आज एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जो शायद सबसे बड़ा प्रश्न हो, और मैं चाहता हूं कि तुम इसका उत्तर दो, लेकिन आसान नहीं, अनुभव से। बीरबल जरा चौंके, पर बोले, आदेश दीजिए, बादशाह सलामत। अकबर ने कहा, दुनिया में सबसे जरूरी चीज क्या है? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई बोला धन, कोई बोला शक्ति, कोई प्रेम, कोई ज्ञान। अकबर ने सभी की ओर देखा, फिर बोले, नहीं, मैं चाहता हूं कि बीरबल इसका उत्तर दे, पर केवल बोलकर नहीं, कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे पूरी दुनिया समझ सके कि सबसे जरूरी क्या है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, 7 दिन का समय दीजिए। 7 दिन बाद मैं जवाब दूंगा, लेकिन एक अनुभव के रूप में। अगले दिन बीरबल दरबार से निकल गए। उन्होंने अपने सेवक चंद्रू को साथ लिया और छुपकर नगर से बाहर चले गए। बीरबल ने साधारण वस्त्र पहन लिए, जैसे किसी गरीब ब्राह्मण के। वे जंगलों, गांवों और पथरीली गलियों से गुजरे। रास्ते में वे भिखारी बने, किसान के घर रुके, नाव में सफर किया, मंदिर में रात बिताई और कभी भूखे भी सोए। हर जगह उन्होंने लोगों से एक ही बात पूछी, आपके लिए सबसे जरूरी क्या है? किसान ने कहा, बारिश। साधु ने कहा, मोक्ष। मां ने कहा, बच्चा। व्यापारी ने कहा, नफा। बीमार ने कहा, स्वास्थ्य। भूखा बोला, रोटी। बीरबल सब नोट करते रहे और सोचते रहे, हर किसी की जरूरत अलग है, पर क्या कुछ ऐसा है जो सबके लिए एक जैसा है?
छठवें दिन बीरबल जंगल में भटकते हुए थक गए। एक बूढ़ा लकड़हारा उन्हें दिखा, जो बहुत कमजोर था। बीरबल ने पूछा, बाबा, आप रोज जंगल से लकड़ी लाते हैं, क्या यही जरूरी है आपके लिए? बूढ़ा हंस पड़ा। लकड़ी तो बहाना है बेटा, असल में मेरे लिए सबसे जरूरी है सांस लेना। अगर सांस चली गई तो लकड़ी, घर, बेटा सब बेकार। बीरबल ठिठक गए। सांस? वो बुदबुदाए। तभी उन्होंने देखा, एक पेड़ से गिरा पत्ता मिट्टी में समा गया। हवा दिखती नहीं, पर सब चलती उसी से है। 7वें दिन बीरबल वापस दरबार पहुंचे। अकबर बोले, तो बीरबल, क्या तुमने खोज लिया दुनिया की सबसे जरूरी चीज? बीरबल ने हाथ जोड़े और कहा, हुजूर, जवाब मैं नहीं दूंगा, ये स्थिति देगी। फिर उन्होंने एक अद्भुत योजना की। उन्होंने एक नाटक रचवाया। दरबार में अचानक खबर आई, बादशाह अकबर बीमार हो गए हैं, उनकी सांसें धीमी पड़ रही है। डॉक्टर, हकीम, वैद्य सब बुलाए गए। लोगों ने घबरा कर कहा, राज्य को संकट है। कोई बोला, खजाना दे दो, अकबर को ठीक करो। कोई, शक्ति, सेना, ताबीज, यज्ञ। कोई, विद्वान बुलाओ। बीरबल ने सबको रोक दिया और कहा, सब कुछ एक और, पहले उन्हें सांस तो लेने दो। तभी कमरे में एक वायुपुंज, हवा से भरा थैला लाया गया। बादशाह को वह दिया गया और उन्होंने गहरी सांस ली। सब बोले, बादशाह जिंदा है। तभी बीरबल बोले, जहां पनाह, यही उत्तर है। सांस यानी जीवन। जब जीवन है तभी सब कुछ है, धन, प्रेम, शक्ति, ज्ञान। अगर जीवन ही नहीं तो सब व्यर्थ। अकबर ने गदगद होकर कहा, बीरबल, तुमने तो केवल उत्तर ही नहीं दिया, समझा भी दिया। तुम्हारा उत्तर केवल बौद्धिक नहीं, अनुभव से भरा है। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, यही तो जीवन की सुंदरता है। जो सबसे जरूरी है वो अक्सर हमारी नाक के नीचे होता है, पर हम उसे खोजते जंगल में जाते हैं। सीख, मोरल, जीवन में सबसे जरूरी चीज जीवन ही है, यानी प्राण, सांस, अस्तित्व। जब हम इसे समझ जाते हैं तो हमें हर चीज की सही कीमत पता चलती है। धन, प्यार, ज्ञान, प्रतिष्ठा, सबका मूल्य है, पर तब तक जब तक सांसें चल रही है। बीरबल और झूठा वैद्य का पर्दाफाश। एक दिन की बात है, अकबर के दरबार में एक अजनबी वैद्य आया। उसका पहनावा बहुत ही विचित्र था। गले में जड़ी बूटियों की माला, सिर पर मयूर पंखों वाली टोपी और हाथ में चमकदार शीशी। उसने सलाम ठोकी और बोला, जहां पनाह, मैं वो वैद्य हूं जो मृत को भी जीवन दे सकता है और अपाहिज को दौड़ा सकता है। मेरी औषधियों में ऐसी शक्ति है कि पत्थर भी फूल बन जाए। दरबार में एक हलचल सी मच गई। सब मंत्रमुग्ध होकर उसे देख रहे थे। वैद्य बोला, पर मेरी औषधियां आम लोगों के लिए नहीं, बस राजाओं और बुद्धिमानों के लिए है। अकबर को यह सुनकर दिलचस्पी हुई। उन्होंने कहा, तो फिर हमें भी दिखाओ कोई चमत्कार। बीरबल, जो हमेशा सच्चाई की परख करता था, चुपचाप उस वैद्य को देखता रहा। वो समझ गया कि इस आदमी में कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन वह चुपके से उस वैद्य के डेरे पर गया। वहां देखा कि वैद्य कुछ आम जड़ी बूटियां पीसकर उन्हें रंगीन शीशियों में भर रहा है। बीरबल मुस्कराया, अब आएगा मजा। अगले दिन दरबार में वैद्य ने एक जादुई औषधि अकबर को दी और बोला, इसे पी लीजिए, आपको कभी थकान नहीं होगी। अकबर ने जैसे ही दवा को होंठ लगाया, बीरबल ने टोका, जहां पनाह, क्या आपने कभी देखा है कि कोई अपने जीवन की जांच बिना परखे करता है? अकबर रुक गए। बीरबल ने कहा, अगर यह दवा सच में इतनी असरदार है तो क्यों न पहले इस वैद्य पर ही इसकी परीक्षा कर ली जाए। वैद्य बोला, महाराज, मैं तो पहले से ही स्वस्थ हूं, मेरे ऊपर क्या असर होगा? बीरबल मुस्कराया, अच्छा, तो चलिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। बीरबल ने एक आदमी को बुलाया जो बुखार का बहाना कर रहा था।
वैद्य ने अपनी औषधि उसे पिलाई और कहा, अब देखिए, ये 1 घंटे में नाचने लगेगा। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, आदमी वैसे का वैसा। अब बीरबल ने एक खेल शुरू किया। उन्होंने दरबार में एक औषधि परीक्षण प्रतियोगिता रखी और वैद्य को चुनौती दी। यदि तुम सच्चे हो तो एक अंधे को आंखें, बहरे को सुनने की शक्ति और गूंगे को बोलने की शक्ति लौटा 2-3 दिनों में। वैद्य परेशान हो गया। उसने कहा, मुझे थोड़े दिन चाहिए। बीरबल ने वैद्य के डेरे की पूरी निगरानी करवाई। वहां से नकली औषधियां, मिलावटी पाउडर और कुछ ढोंगियों के साथ मेलजोल का प्रमाण मिला। तीसरे दिन बीरबल ने दरबार में सबूत रख दिए। जहांपनाह, ये रहा इस वैद्य का झूठ। ये लोगों को बहला फुसलाकर उनके पैसे लूटता है। बीरबल ने नकली मरीजों को भी दरबार में बुला लिया, जो इस वैद्य से इलाज करवा चुके थे और अब भी वैसे के वैसे बीमार थे। वैद्य कांपने लगा। उसका झूठ खुल चुका था। अकबर ने गुस्से में कहा, ऐसे लोगों को जनता से धोखा करने का अधिकार नहीं है। वैद्य को सजा दी गई और नगर में घोषणा कर दी गई कि कोई भी वैद्य यदि चमत्कार का दावा करता है तो पहले उसकी परीक्षा होगी। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, सच्चा ज्ञान चुपचाप काम करता है, शोर नहीं करता। जो ज्ञान सच होता है वो दिखावे का मोहताज नहीं होता। सीख, मोरल ऑफ दी स्टोरी, झूठ चाहे कितना भी चमत्कारी लगे, सच्चाई के आगे हमेशा नंगा ही रह जाता है। और जो दावा बहुत बड़ा करता है उसकी परख जरूर होनी चाहिए। टी सबसे तेज कौन चलता है, समय या मन? एक दिन दरबार में सब कुछ शांत था। बाहर बादल छाए हुए थे और महल की दीवारों पर ठंडी हवा के झोंके से पर्दे उड़ रहे थे। अकबर गहराई से सोचते हुए बोले, बीरबल, मैंने कल रात एक सपना देखा। मैं अपने बचपन में था, फिर कुछ ही क्षणों में मैं बूढ़ा हो गया और फिर एक क्षण में कहीं और जा पहुंचा। ये कैसे हुआ? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, वो आपका मन था जो समय को लांग कर दौड़ रहा था। अकबर ने पूछा, तो क्या मन समय से तेज चलता है? ये सुनकर सभी दरबारी सतर्क हो गए। एक बोला, समय तो उड़ता है। दूसरा, मन तो पागल घोड़ा है। तीसरा, समय एक दिशा में चलता है, मन हर दिशा में। अकबर बोले, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम ये सिद्ध करके बताओ, सबसे तेज क्या चलता है, समय या इंसान का मन? बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, मैं उत्तर दूंगा, लेकिन शब्दों से नहीं, अनुभव से। 3 दिन का समय दीजिए। अगली सुबह बीरबल ने एक विचित्र काम किया। उन्होंने दरबारियों, नगर के बुद्धिजीवियों, सेनापतियों, कवियों और अकबर को भी एक विशेष स्थल पर बुलाया। यह स्थान था महल से दूर एक पहाड़ी की तलहटी में, जहां एक सुंदर सरोवर और एक घना जंगल था। वहां एक बड़ा तंबू लगाया गया था। अंदर दीवारों पर घड़ियां टंगी थी और बीच में एक कुर्सी, जिसमें केवल एक व्यक्ति बैठ सकता था। बीरबल बोले, ये अनुभव स्वभाव है। अब मैं सभी को एक प्रयोग में ले जाना चाहता हूं। बीरबल ने सभी से कहा, आप सभी को इस कुर्सी पर एक एक करके 5 मिनट बैठना है। घड़ियां चलती रहेंगी। कोई बातचीत नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ आप और आपकी सोच। पहले एक सेनापति बैठा। 5 मिनट बीते। वो उठा और बोला, बहुत लंबे लगे, जैसे एक युग बीत गया। दूसरा कवि बैठा और उठा। 5 मिनट नहीं, मुझे तो जैसे केवल 1 सेकंड ही बीते। मैं अपनी कविता में खो गया था। तीसरा व्यक्ति डरते हुए बोला, मुझे लगा घड़ी बंद हो गई। मन बार बार भागता रहा। अकबर खुद बैठे। जब वो उठे तो बोले, मेरे दिमाग में पूरा जीवन घूम गया। मैंने बचपन, युवावस्था, भविष्य और मृत्यु सब देख लिया। क्या ये वाकई केवल 5 मिनट थे? बीरबल ने कहा, जी हां, जहांपनाह। घड़ी की सुई 5 ही बार बढ़ी थी। बीरबल ने अब सबको घेरकर बैठाया और कहा, समय चलता है नियमित गति से। उसकी चाल
हम सभी के लिए एक समान होती है। घड़ी, सूरज, दिन रात, सबका हिसाब एक सा है। लेकिन मन तो पंख लगाकर उड़ता है। वो एक पल में दिल्ली से काबुल, काबुल से अतीत, अतीत से कल्पना में चला जाता है। बीरबल ने एक सवाल पूछा, आप सब यहां बैठे हैं, पर क्या कोई है जो पूरी तरह यहां है? कुछ ने कहा, हम तो सपनों में खो गए थे। कुछ बोले, मैं बचपन याद कर रहा था। बीरबल बोले, यही मन की चाल है। वो समय से तेज है, दिशा से मुक्त है। की पहली कहानी, बूढ़ा किसान। एक बूढ़ा किसान रोज खेत में घंटों काम करता। लोग कहते, समय बर्बाद मत कर, बूढ़े हो गए हो। वो मुस्कराकर कहता, समय नहीं रुकता, पर मेरा मन यहां है, मिट्टी में, बीज में, मेहनत में। और जब मन समय के साथ चले तो उम्र भी वरदान बनती है। एक साधु एक गुफा में ध्यान कर रहा था। लोगों ने कहा, वो 20 साल से गुफा में है। जब साधु बाहर आया, बोला, मुझे तो लगा कुछ क्षण ही बीते, मेरा मन कहीं और था, समय का आभास ही नहीं हुआ। बीरबल बोले, तो देखिए, समय और मन के बीच रिश्ता वही है जो नदी और हवा का है। एक बहती है नियम से, दूसरी उड़ती है स्वतंत्रता से। अब अकबर बोले, तो बीरबल, निष्कर्ष क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, समय सबसे तेज चलता है बाहरी दुनिया में, लेकिन मन सबसे तेज दौड़ता है भीतर की दुनिया में। समय की गति को हम रोक नहीं सकते, पर मन को दिशा दे सकते हैं। और जब मन समय से तेज भागने लगे, तो या तो वो कलाकार बनाता है या फिर भटकाव। इसलिए हमें सीखना चाहिए कि मन को कैसे साधा जाए, वरना समय बीत जाएगा और हम सोचते ही रह जाएंगे। सीख, मोरल, समय सीमित है, स्थायी है, नियमबद्ध है। मन अनंत है, मुक्त है, कल्पनाशील है। दोनों को समझना और साधना, यही जीवन की असली कला है। अगर हम समय की कद्र करें और मन को भटकने न दे, तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अंत में अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने केवल एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बता दी। बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, समय भी मेरा मित्र है और मन भी, बस दोनों को साथ लेकर चलना आता है। सीख, मोरल, समय चलता है शरीर से, लेकिन मन दौड़ता है सीमाओं से परे। दोनों में फर्क समझना ही जीवन की समझ है। अकबर ने पहना भिखारी का भेष और पकड़ा गया चोरी में। एक लंबी, मजेदार और पूरी तरह नई अकबर बीरबल की कहानी, लगभग 15,000 अक्षर। मोरल, जब राजा खुद कानून तोड़े तो न्याय का असली चेहरा कैसे बच पाए? भाग 1, दरबार में उभरा सवाल, क्या जनता सच में ईमानदार है? एक सुबह अकबर के दरबार में चर्चा चल रही थी कि इस समय दिल्ली की जनता कितनी ईमानदार है। कोई कह रहा था, हुजूर, जनता तो अब बहुत सजग हो गई है। दूसरा बोला, जनता से ज्यादा चालाक कोई नहीं, पल में पहचान लेती है सच और झूठ। अकबर मुस्कराए, फिर गंभीर होते हुए बोले, लेकिन क्या जनता में इतना साहस है कि वो अगर किसी को गलती करते देखे तो उसे टोक सके, चाहे वो कोई राजा ही क्यों न हो? बीरबल ने जवाब दिया, जहां डर होगा वहां सच दब जाएगा, और जहां आजादी होगी वहां जनता राजा तक को भी रोक सकती है। अकबर ने गहरी सांस ली और कुछ सोचते हुए बोले, तो क्यों न हम इसे आजमा ले? भाग 2, योजना, राजा बनेगा भिखारी। रात को जब पूरा महल सो चुका था, अकबर ने अपने भरोसेमंद सेवक से एक पुराना, फटा पुराना भिखारी जैसा कपड़ा मंगवाया। चेहरे पर दाढ़ी मूछ लगाई गई और आंखों में ऐसा मेकअप कि कोई भी पहचान न सके। अकबर बोले, कल सुबह मैं आम भिखारी बनकर चुपचाप बाजार में निकलूंगा, देखते हैं क्या होता है। बीरबल ने थोड़ी मुस्कान के साथ सिर झुकाया, जहां पनाह, जनता को कमजोर मत समझिए, वो पहचान भी सकती है और सजा भी दे सकती है। भाग 3, सुबह सुबह भिखारी बना राजा निकल पड़ा। सुबह होते ही अकबर भिखारी का रूप लेकर
राजधानी के भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंचे। उन्होंने एक चाय वाले के पास जाकर कहा, बाबूजी, 2 रोटी दे दो, बहुत भूखा हूं। चाय वाला बोला, रोज रोज कहां से आते हो, ये फर्जी भिखारी, और उसे भगा दिया। अकबर को लगा, चलो ये तो असली लग रहा है। थोड़ी देर बाद अकबर एक सुनार की दुकान पर पहुंचे। वहां कीमती कंगन रखे थे, कोई नहीं देख रहा था। अकबर ने मौका पाकर एक चांदी की अंगूठी चुरा ली, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई सड़क छाप चोर करता। लेकिन जैसे ही वो मुड़े, भाग 4, अरे ये भिखारी चोरी कर रहा है। सुनार की बहू ने देखा और शोर मचा दिया, पकड़ो पकड़ो, इस भिखारी ने मेरी अंगूठी चुरा ली। लोग इकट्ठा हो गए। 2-3 नौजवानों ने अकबर को पकड़ लिया। उन्होंने मारना शुरू कर दिया। अकबर डर गए। अरे रुको, मैं, पर कोई सुनने को तैयार नहीं था। तभी एक बूढ़ा आदमी बोला, ऐसे भिखारी ही राजधानी का नाम खराब कर रहे हैं। एक महिला बोली, रोटी मांगो पर चोरी मत करो। और सबसे चौंकाने वाला दृश्य, एक नन्ही बच्ची ने भिखारी बने अकबर को थप्पड़ मार दिया और बोली, चोरी करना गंदी बात है। भाग 5। अब आया बीरबल का पल। तभी भीड़ को चीरते हुए बीरबल वहां पहुंचे। उन्होंने दूर से देखा, फिर मुस्कराए। रुकिए, बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, इस भिखारी को दरबार में ले चलिए, और जो भी इसे चोर समझ रहा है वह भी साथ आए। भाग 6। दरबार में हुआ खुलासा, ये चोर नहीं, हमारा राजा है। जब सभी दरबार में पहुंचे तो सिंहासन पर वही भिखारी बैठा था। लोग चौंक गए, ये तो बादशाह सलामत है। सभी स्तब्ध। चाय वाला, सुनार, उसकी बहू, बूढ़ा आदमी, सबके होश उड़ गए। बच्ची सहम गई। बीरबल बोले, राजा को जनता की आंखों से देखना था कि वो कितनी ईमानदार है। अकबर खड़े हुए और बोले, मैं खुद हैरान हूं। किसी ने डरकर नहीं रोका, सबने हिम्मत दिखाई। ये है असली न्याय की शक्ति। भाग 7। और फिर मिली जनता को इनाम। अकबर ने सबको बुलाया। चाय वाले को दुकान के लिए नया गला, सुनार की बहू को पुरस्कार, उस बच्ची को एक शिक्षा योजना में दाखिला, और पूरे मोहल्ले को सम्मान पत्र दिए गए। अकबर बोले, आज जो सिखाया गया वो ये है कि राजा और रंक जब गलत करें तो एक ही सजा मिलनी चाहिए। मोरल, जब राजा खुद कानून तोड़ने का नाटक करे और जनता हिम्मत से उसे पकड़ ले, तब समझो कि असली न्याय जिंदा है। अगर आप चाहें तो मैं इसके हर सीन का हिंदी विवरण और उसके लिए डेलाइट यूट्यूब इमेज प्रॉम्प्ट्स भी बना सकता हूं। बताएं, कहानी का शीर्षक, बीरबल और गूंगा भिखारी जिसकी खामोशी में था राज। भाग 1। चुप भिखारी की हलचल। एक दिन अकबर के महल के बाहर एक गूंगा भिखारी आकर बैठ गया। न बोलता न मांगता, बस एकटक महल को निहारता रहता। राजधानी में हलचल मच गई। ऐसा अजीब भिखारी किसी ने नहीं देखा था। बीरबल को खबर दी गई। उन्होंने भी खिड़की से देखा। वो भिखारी न हाथ फैलाता, न किसी को देखता, न हिलता डुलता, मानो किसी गहरे ध्यान में हो। राजा अकबर को बात में दिलचस्पी आई। बीरबल, क्या हो सकता है इसका राज? बीरबल मुस्कराए। जहां शब्द नहीं होते वहां संकेत होते हैं, मुझे देखने दीजिए। भाग 2। रहस्यमयी भिखारी की परीक्षा। बीरबल ने 3 सैनिकों को भेजा। 1। पहला सैनिक मिठाई लेकर गया। भिखारी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 2। दूसरा सैनिक सोने की सिक्कों की थैली लेकर गया, फिर भी भिखारी ज्यों का त्यों। 3। तीसरा सैनिक पानी लेकर गया। इस बार भिखारी ने गर्दन घुमा दी, जैसे कुछ कहना चाहता हो। बीरबल समझ गए, ये आदमी भिखारी नहीं है, ये कुछ छुपा रहा है। भाग 3। बीरबल की चालाकी। अगले दिन बीरबल खुद भिखारी के पास गए। उन्होंने जमीन पर कुछ चित्र बनाए, एक घर, एक तलवार और एक ताज। भिखारी की आंखों में चमक आई।
उसने जमीन पर खुद एक नाव और एक पहाड़ बना डाला। बीरबल मुस्कराए। राजा सलामत, ये आदमी गूंगा नहीं है, ये संकेतों की भाषा जानता है। भाग 4, भेद खुला। कौन है ये भिखारी? बीरबल ने तुरंत सभा बुलाई। भिखारी को दरबार में लाया गया। बीरबल ने सभा में बताया, ये भिखारी असल में एक पूर्व राजकुमार है। इसे धोखे से सिंहासन से हटाया गया और इसने मौन धारण कर लिया जब तक न्याय न मिले। राजकुमार ने इशारों से पुष्टि की। वो एक दूर राज्य से आया था, जहां उसके ही मंत्रियों ने उसे मरवाने की कोशिश की थी। भाग 5, अकबर की परीक्षा और फैसला। अकबर ने कहा, बीरबल, इसका सत्यापन कैसे होगा? बीरबल बोले, राजा सलामत, इसकी पीठ पर राजवंश का चिन्ह है, चक्र और धनुष का निशान। दरबारियों ने देखा, सचमुच वो निशान मौजूद था। अकबर द्रवित हुए। बीरबल, तुमने आज एक इंसान को न सिर्फ पहचान दिलाई बल्कि न्याय भी दिया। भाग 6, अंत और सीख। अकबर ने आदेश दिया, उस राजकुमार को उसके राज्य में वापस भेजा जाए और वहां के हालात की जांच की जाए। बाद में उसकी सहायता से वहां फिर से न्याय स्थापित हुआ। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती, कभी कभी वो न्याय की प्रतीक्षा होती है। मोरल, सीख, जो मौन है जरूरी नहीं कि वो कमजोर है। हर खामोशी में एक कहानी छुपी होती है, बस उसे समझने वाला चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को YouTube वीडियो के लिए सीन दर सीन विवरण और इमेज प्रॉम्प्ट के साथ भी बना सकता हूं।